Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Play Group to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 अप्रैल को आजमगढ़ सदर सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने जिला पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि सपा मुखिया गुरुवार सुबह 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से चलकर 10:40 पर वाराणसी पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा 11 बजे पुलिस लाइन आजमगढ़ आएंगे. इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन के बाद 1 बजे बैठौली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जिला अध्यक्ष ने बताया कि 3 बजे बैठौली से पुलिस लाइन पहुंचेंगे, वहां से वाराणसी होते हुए लखनऊ जाएंगे. उन्होंने बताया कि अखिलेश जी रोड शो कुछ दिन बाद करेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पर्चा दाखिला है और इसके बाद जनसभा है, उसका प्रोग्राम हमारे पास है और उसके संबंध में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आजमगढ़ के दृष्टिकोण से जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ में काम किया है, विकास का काम किया है अपने कार्यकाल के अंतर्गत, और उन्होंने आजमगढ़ को इसलिए चुना, हम लोगों का अनुरोध इस नाते स्वीकार किया कि आजमगढ़ से उन लोगों का स्नेह है, पूरे परिवार का बड़ा आजमगढ़ से स्नेह है. और पिछली बार नेताजी आए और अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को प्रार्थना को स्वीकार किया, हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार किया. इस नाते आजमगढ़ आने के उपलक्ष्य में उनको हम लोग कल स्वागत भी करेंगे, पर्चा दाखिल भी कराएंगे और एक बड़ी जनसभा समाजवादी पार्टी कर रही है. उसमें उनका कार्यक्रम है 10 बजे वो प्रस्थान करेंगे अमौसी एयरपोर्ट से ये वाराणसी एयरपोर्ट, और फिर वाराणसी से 11:40 पे पहुंच जाएंगे और 10:40 पे, और 11 बजे प्रस्थान करेंगे वाराणसी एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए पुलिस लाइन में 11:20 बजे, और फिर इसके बाद वह
डीएम के कार्यालय में पर्चा दाखिल करेंगे। तदुपरांत आजमगढ़ से पुलिस लाइन से 1 बजे वह प्रस्थान करेंगे जो जनसभा स्थल है वहाँ पे बैठौली में, और 3 बजे बैठौली से वह प्रस्थान कर जाएंगे वाराणसी के लिए 3:25 से, और 3:45 पर वह फिर वाराणसी एयरपोर्ट से 4:15 पे अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये उनका कार्यक्रम है। हम लोगों का विचार था कि आप यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, रोड शो के लिए भी हम लोग सोच रहे थे उनका हो, लेकिन उन्होंने कहा मैं रोड शो बाद में करूँगा। पर्चा दाखिला करने के बाद और वो मीटिंग के बाद वह 4 बजे एक बहुत ही आवश्यक मीटिंग लखनऊ में बुलाए हैं, इस नाते वह 4 बजे उनको पहुंचना ज़रूरी था। रोड शो का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और आने वाले दिनों में किसी दिन रोड शो का कार्यक्रम रहेगा। ताजुब तो इस बात का है कि अखिलेश यादव के नामांकन में महागठबंधन में शामिल बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होगा। प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले के बसपा नेता ही शामिल रहेंगे, बाहर से किसी के आने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। कोई आएगी, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं बसपा के, वो बड़े नेता सब लोग हमारे मंचों पर रहेंगे। प्रस्तावक में देखिए हमारे 4 सेट पर्चा खरीदा गया है। अब उसमें हम लोग अभी शाम को बैठेंगे, तय करेंगे कौन कौन लोग प्रस्तावक रहेंगे। ठीक सर। अभी किसी बड़े नेता का गठबंधन से नहीं आया ना, किसी पार्टी से कोई न बसपा, क्या लगता है तालमेल तो ऊपर हो गया लेकिन जमीनी स्तर नहीं दिखाई पड़ रहा? ये अब आप ये बताइए, बीजेपी कोई विधायक नहीं रहा जिला नहीं, मैं देखिए मैं उस आधार पे कहा वह कौन उपस्थित था कौन उपस्थित नहीं था, ये सवाल नहीं था। देखिए उन लोगों की भी मीटिंगें लगी थी, उनके लोग आए, बलिहारी बाबू थे जो उनके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। वह एक शर्मा जी हैं, क्या नाम उनका है, जो जोनल नहीं अवधेश शर्मा, और वो पाठक जी जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके अपने अपने समाज के, वह लोग थे। बसपा के तमाम लोग थे। वह लोग एक मीटिंग पहले से लगा रखे थे लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां हमारे नेता भी गए हुए थे। यह कारण नहीं, संदेश में कहाँ आपको संदेह हो रहा है? नहीं, इस संदेश में देखिए वह सबकी व्यस्तताएं अलग अलग हैं। आपके जमाली साहब के प्रतिनिधि गनी साहब थे, सभी मीटिंगों में जा रहे हैं, और तमाम लोग हैं। यह आपको कहाँ संदेह हो रहा है कि सपा बसपा गठबंधन में कोई नेता नहीं आए? ये तो मनों का गठबंधन है। सम्मेलन में सुखदेव राजभर और सभी सम्मेलन में सुखदेव राजभर जी की उपस्थिति रही, सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति रही। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में दोनों दलों के हर नेता ही मौजूद हों, भाई ये तो संभव नहीं है। अखिलेश यादव के नामांकन में महागठबंधन के बड़े नेताओं के शामिल न होने और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भी न आने से चर्चा इस बात की है कि क्या महागठबंधन और अखिलेश यादव के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इससे पहले मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के नामांकन में अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हुए थे। वहीं कन्नौज में डिम्पल यादव के नामांकन के समय अखिलेश यादव के साथ ही बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा, राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी मौजूद थे। आजमगढ़ मंडल कारागार में मैनुअल के अनुसार खाना न मिलने व उत्पीड़न का आरोप लगाकर पिछले 3 दिनों से कई कैदी भूख हड़ताल पर हैं। कई की तबीयत खराब होने के बाद जेल ही के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार को
हालत बिगड़ने पर 9 कैदियों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी कैदियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। खास बात यह है कि जिला चिकित्सालय में भर्ती कैदियों से पुलिस ने पत्रकारों से बात नहीं करने दी। शिकायत कैसे मतलब हो जाता है, कैसे? इसके विभिन्न कारण हैं, कई कारण हो सकते हैं, जैसे फूड हैबिट हो सकती है, सफोकेशन, गर्मी हो सकता है। ठीक है, मरीजों की हालत कैसी है? अभी तो स्टेबल है सारे पेशेंट जो आए हैं, वो क्या कंडीशन लग रही है? वो भी स्टेबल है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। संख्या 9 है। ज़्यादातर किसके कारण ये होता है? ज़्यादातर किसके कारण? भूखे रहने या खराब पानी? दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, दोनों के। मामले में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि हड़ताल करने वाले वो कैदी हैं जो किसी प्रकार से जेल प्रशासन से सुविधा पाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के कड़े रुख से उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा कर रहे हैं। वहीं कैदियों की हालत बिगड़ने से इनकार करते हुए कहा कि 5 को जिला अस्पताल लाया गया था और जल्द ही उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। कई कैदियों की फीडिंग कराई गई है। कैदियों को नियम के विरुद्ध कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। मामला कुछ खास नहीं है। ये वे लोग हैं, खुरापाती लोग, जो इलीगल सामान ले जाते रहे हैं पहले, और भी हम जेल प्रशासन पर बहुत कड़ाई किया हुआ है। कोई सामान ऐसा प्रतिबंधित जेल में नहीं जा रहा है। उसी बहानेबाजी कर रहे थे लोग और उनको समझा दिया गया है। 1-2 लोग खाना वाना नहीं खाए थे तो उन्हें खाना खिला दिया गया है और फोर्स फीडिंग करा दी गई। सर, लगभग 1 दर्जन लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। 1 दर्जन लोग नहीं है, न कोई गंभीर है, न 1 दर्जन लोग भर्ती हैं। 5 लोग लाए गए हैं और वो अभी उनको फिर वापस किया जा रहा है। ये केवल बहानेबाजी है और सख्ती ऐसे ही बनी रहेगी। कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा पाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1 माह पूर्व ही जेल में कैदियों के 2 गुटों में बवाल के बाद प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें 35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। इसके बाद कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। हालात को नियंत्रित करने के लिए CIFS के साथ ही जिले की फोर्स ने मोर्चा संभाला था। लापरवाही बरतने पर जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर समेत 6 को निलंबित किया गया था। वहीं पुलिस की तरफ से जेल में बंद पूर्व मंत्री समेत कई कैदियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जया प्रदा पर की गई आजम खां की टिप्पणी से महिलाओं में व्याप्त हुआ आक्रोश धीरे धीरे और भी बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को अलका सिंह के नेतृत्व में सड़क पर उतरी महिलाओं ने आजम खां मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके बयान की घोर निंदा की। इस दौरान आजम खां का पुतला फूंक महिलाओं ने अपना आक्रोश भी जाहिर किया। अलका सिंह का कहना था कि आजम खां ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। आजम खां के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि आजम खां के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आजम खान का पुतला जलाया है क्योंकि उसने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की है। ये केवल जया प्रदा के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, बदजुबानी नहीं हुई है, ये हर हिंदुस्तान की स्त्री के साथ उसने बदतमीजी की है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले को जूतों से मारना चाहिए। मेरी अपील है चुनाव आयोग से कि वो उसकी चुनाव लड़ने पर उस पर रोक लगाए, उसकी बदजुबानी का उसको सजा दे। मैं चाहती हूँ उसका जो है बहुत अच्छे से चुनाव में जो है सबक सिखाया जाए। और अगर उसने नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं सिखाया, तो यहाँ की भारत की जनता इतनी जागरूक है, यहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक है कि वो वोट लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदाताओं की हर सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। मतदान केंद्रों को मतदाता फ्रेंडली के रूप में विकसित किया गया है। मतदान केंद्रों पर शौचालय, रैंप, बिजली सहित तमाम बुनियादी सुविधाएं विकसित हुई हैं और सबके पीछे उद्देश्य एक यही है कि किसी भी मतदाता को कोई परेशानी न उठानी पड़े।
मतदान केंद्र पर वह खुशी खुशी जाए, मतदान करे। लेकिन आजमगढ़ शहर के सबसे महत्वपूर्ण मतदान केंद्र डीएवी इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के मतदाता इस समय बड़े ही पेशोपेश में हैं कि वह मतदान करने जाएंगे या नहीं। जी हाँ, यहाँ के मतदाता और मतदान केंद्र के बीच दीवार रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। डीएवी कॉलेज की बाउंड्री वाल खड़ी हो जाने से यहाँ वोटिंग प्रतिशत प्रभावित होने की प्रबल आशंकाएं भी खड़ी हो गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं यहाँ के मतदाताओं के मन की बात। हमारा जो वोटिंग का सेंटर बनता है वो डीएवी कॉलेज हमेशा आज तक रहा है। मैं तो 10 साल से जब से भी वोट दे रहा हूँ, जब भी वोटिंग हुई तो डीएवी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में ही मतदान सेंटर बनता है, जो कि पूरे काशीराम आवास का और रैदोपुर नई बस्ती का सबका वोटिंग सेंटर। लगभग यहाँ पे 4 से 5 हज़ार वोटर हैं, जो कि सारे वोटर इसी में जाते हैं वोटिंग देने। और ये विगत 2-3 महीने पहले ये डीएवी कॉलेज की जो दीवार खड़ी हो गई है, जो कि ये रास्ता तकरीबन जैसा कि पिताजी लोग सब लोग बताते हैं, सब लोग 40-50 साल पुराना रास्ता, ये आम रास्ता रहा है। अब ये रास्ता बंद हो जाने की वजह से परेशानी आएगी, क्योंकि पैदल आदमी 2 मिनट का रास्ता था, पैदल टहलते हुए भी वोट दे सकता था। कॉमर्शियल गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, तो उम्मीद है कि इस एरिया के वोट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस दीवार की वजह से। दीवार की वजह से मतदान स्तर कितना दूर हो जाएगा? 10% 20% वोटिंग ही पड़ पाएगी उम्मीद है, क्योंकि आवास के निवासी हैं, सबके पास न गाड़ी है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, तो छोटे बच्चे भी लोग कभी कभी साथ लेके जाते हैं। ज़रूरी नहीं वो वोटर हैं किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे। महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेके जाती हैं, सबके पास वाहन नहीं है, पास में सेंटर है, तो आदमी भीड़ के अनुसार थोड़े देर पे अपनी सुविधा अनुसार जाता है। अब उतना घूम के अगर कोई जाएगा 1-2 किलोमीटर पैदल चल के, तो वोटिंग का फ़र्क तो पड़ेगा, अच्छा फ़र्क पड़ेगा इससे। क्या चाहते हैं आप लोग? रास्ता निकाल दिया जाए जिससे? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे रास्ता दिया जाए, परमानेंट रास्ता दिया जाए। डीएवी कॉलेज एक गेट लगाए, जो कि कॉलेज टाइम में ही खोले, या वोटिंग हो रही है वोटिंग समय में खोले, कॉलेज टाइम में खोले, फिर बंद कर दे। सुबह कॉलेज टाइम 8 से 9 बजे से खोले। उससे परेशानियाँ तो काफ़ी और भी हो रही हैं। लड़कियाँ भी जाती हैं इधर से पैदल, नगर पालिका उतर जाती हैं, वहाँ से पैदल पूरा 1 किलोमीटर जाती हैं, बड़ा देव उतरती हैं, पूरा पैदल जाती हैं। तो कॉलेज प्रशासन के पास खुद तो कोई बस की या कोई इस तरीके की सेवा तो है नहीं कि जिसे बच्चियों को वहाँ से ले जाया जा सके, तो पैदल से समस्या तो है ही है। तो इस दीवार खड़े होने से मतदान कुछ कम होगा, मतदान प्रतिशत अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। मेरे साथ सबसे बड़ी एक डीएवी का जो रास्ता था, हमारा मतदान केंद्र हमेशा से डीएवी डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज रहा है, तो हमारे बिल्कुल बगल में था। अब वो रास्ते में दीवार खड़ी हो जाने की वजह से हमारा वो सेंटर करीब 2 किलोमीटर लंबा हो गया है। तो अब इतनी गर्मी में 12 मई को हमारे यहाँ मतदान है, और इतनी गर्मी में पैदल जा कर के मैं भी जाऊँगा, मेरी पत्नी भी जाएंगी, अब बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँगा? बच्चों को भी लेके जाऊँगा, तो अब जाना थोड़ा संभव नहीं लग पा रहा है। तो इस बार जी बिल्कुल, मैं तो शायद ही मतदान अब की बार कर पाऊँ। रास्ता अगर मिल जाता है, आसान हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी, तो अवश्य जाएंगे। हमेशा से जाते रहे हैं, इस बार भी जाएंगे, लेकिन अब 2 किलोमीटर घूम करके पैदल तो नहीं जा पाएंगे। दीवार बाउंड्री होने सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि यहाँ नज़दीक था रैदोपुर कॉलोनी जाने के लिए, और नज़दीक था, इस तरह घूम के जाना पड़ता है, थोड़ी समस्या तो हो ही गई है। जब मतलब आपके घर के बगल था, कितना दूर था? नज़दीक रहने की वजह से थोड़ा सा सभी लोगों को आराम था। इसमें बाउंड्री हो जाने से परेशानी हो गई है। तो क्या वोटिंग परसेंटेज में कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस एरिया का? हो सकता है। जैसे बुजुर्ग लोग, आप लोग जैसे लोग को घूम के जाना नहीं, और लोगों के लिए तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि नज़दीक रहने की वजह से लोग जाते थे, थोड़ा दूरी बढ़ गई है, तो हो भी सकता है कि वोटिंग कम हो। यहाँ डीएवी मतदान केंद्र मेरा था, लेकिन अब उसमें बाउंड्री हो जाने से तो पहुँचने में थोड़ी दिक्कत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, यहाँ काशीराम आवास और ये कॉलोनी है, कितने परिवार हों, कितने मतदाता होंगे इधर? 600 आवास हैं काशीराम आवास में, तो उन लोगों को भी पहुँचने में कठिनाई होती है, बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती है। इसके लिए मतलब भाई मानते हैं कि डीएवी की वो प्रॉपर्टी है, डीएवी अपना बाउंड्री बनाए है, लेकिन एक वो क्या नाम है, एक दरवाज़ा इनको बना लेना चाहिए था, वहाँ एक ड्यूटी बल्ब लगा देते
और इससे जब तक दिन में एक खुला रहता, आते जाते रहते लोग, तो कठिनाई नहीं होती। तो मतदान करने में भी समस्याएं होंगी? मतदान करने में समस्या आएगी, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो नज़दीक था, हम कैसे इतने दूर जाएं। ये कठिनाई होगी सबको। महिलाओं को तो ज़्यादा दिक्कत होगी? हाँ, महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होगी, जिसके पास साधन नहीं होगा, घूम के जाने पर 1 किलोमीटर से कम नहीं पड़ेगा। और मतलब परसेंटेज कम होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि दरवाज़ा लग जाए और मतदान? भाई हम तो यही चाहते हैं, शुरू से ही चाह रहे हैं कि यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा लग गया होता, जिस पर वो अपना वो रखे होते, चौकीदार रखते, जो कि आने जाने वालों को देखता। और मान लीजिए साइकिल जा सकती है, लेकिन कार और नहीं जाती, उनकी अपनी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा होती। तो एक दरवाजे की व्यवस्था अगर प्रशासन द्वारा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। डीएवी डिग्री कॉलेज में जाते थे, जो कि गेट बंद होने की वजह से काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा, परेशानी बहुत होगी। कितना असर पड़ेगा मतदान पर? पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि युवा तो चले जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो उतना घूम के नहीं जा पाएंगे शायद। मतदान केंद्र कितना नज़दीक था और कितना दूर हो गया? नहीं, मतदान केंद्र तो बहुत नज़दीक था, घर के बगल में जस्ट था, अब तो बहुत घूम के ही जाना पड़ेगा। इस साल वोट देने में फर्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल पड़ेगा, सब लोग दे लेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, वो जाने में असमर्थ रहेंगे, जो कि वो मेन रोड नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे आप लोग कि अगर नहीं, एक रास्ता तो होना चाहिए, एक छोटा सा पैदल का ही रास्ता हो, लेकिन एक कॉलेज प्रशासन को एक रास्ता देना चाहिए लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम हम लोग का उधर से ही होता था। तो थोड़ा सा एक रास्ता पैदल का ही मिल जाता तो मतदान भी हम लोग दे सकते, और भी जो दैनिक कार्य हैं वो भी जो है हो जाते। रास्ते बंद होने से मतदान में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु उप जिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विधानसभावार वनरेबल तथा क्रिटिकल मतदेय स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वनरेबल तथा क्रिटिकल बूथों की सूची आज ही उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि वनरेबल और क्रिटिकल बूथ बनाते समय उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। कहा कि निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न करें। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह द्वारा वनरेबल तथा क्रिटिकल बूथों पर धारा 107(16) के अंतर्गत की गई कार्रवाई एवं थानों से प्राप्त चालान रिपोर्ट की समीक्षा किया गया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, पुलिस अधीक्षक शहर कमलेश बहादुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण NP सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद सहित समस्त उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे। महावीर जयंती की छुट्टी के बावजूद भी चुनाव के प्रति अधिकारियों कर्मचारियों की गंभीरता दिखाई दी। जी हां, नेहरू हॉल के सभागार में चलाए जा रहे एक्स्ट्रा क्लासेस में सम्मिलित हुए इन दर्जनों मतदान कार्मिकों और अधिकारियों ने EVM, वीवीपैट व समान प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मतदान कार्मिकों व मुख्य विकास अधिकारी DS उपाध्याय ने बताया कि मतदान कार्मिकों को 8 से 12 अप्रैल तक चले 5 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है। रिफ्रेशर कोर्स एक्स्ट्रा क्लासेस का आयोजन इस मकसद से किया जा रहा है कि मतदान कार्मिकों की आशंकाएं दूर की जा सकें, चुनाव संबंधी उनकी समस्याओं, शंकाओं, संदेहों को दूर किया जा सके। दरअसल में ये ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा क्लास है। अभी हमारी ट्रेनिंग जो है 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक की गई थी। फिर भी हम लोगों ने ऐसा किया है कि जिस किसी को किसी बिंदु पर कहीं कोई आशंका रह गई है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो उनको हम अनवरत एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। वो लोग स्वेच्छा से आकर के यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ लगभग 30 लोग आए हुए हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है EVM की, और निर्वाचन की जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो बताया जा रहा है।